हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। भैया हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 11 एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम बात कर रहे थे रेडिएशन की। तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में हमने बात करी कि किस तरीके से हम रेडिएशन को करवा सकते हैं, ब्लैक बॉडी क्या होती है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली है ना। एमिसिव पावर क्या होती है, एमिसिविटी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ भी हम पढ़ चुके थे। अब बात आती है स्टीफन्स लॉ की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन का, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टीफन लॉ। बच्चों रेडिएशन में अलग अलग साइंटिस्ट के लिए अलग अलग लॉज हम पढ़ने वाले हैं हमारी 11th क्लास में। पहला है स्टीफन्स लॉ, सेकंड है न्यूटन्स कूलिंग लॉ एंड देन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो हमने हमारे चैनल पर क्या किया है, इन तीनों लॉज का अलग अलग लेक्चर बना दिया है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीफन्स लॉ, नेक्स्ट बात करेंगे हम न्यूटन्स कूलिंग एंड नेक्स्ट बात करेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो अलग अलग लॉज के लिए हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाए हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज का लेक्चर है स्टीफन्स लॉ। तो बात करते हैं सीधा डायरेक्टली स्टीफन्स भाई साहब से। तो रेडिएशन के लिए स्टीफन ने क्या बोला, एक्चुअली रेडिएशन के लिए नहीं, स्टीफन ने बोला एमिसिव पावर के लिए। किसके लिए बोला बच्चों, एमिसिव पावर के लिए, कि एमिसिव पावर क्या होती है और उसका टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से रिलेशन होता है, ठीक है। अब बच्चों जितनी भी हम मैंने क्या किया, आपको स्टार्टिंग में जब ब्लैक बॉडी पढ़ी थी, जब मैंने आपके ब्लैक बॉडी पढ़ चुका था तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉडी को एक स्टैंडर्ड माना गया है। ब्लैक बॉडी को क्या माना गया है, एक स्टैंडर्ड। मतलब जितनी भी चीज़ों का हम अब कंपैरिजन करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, ब्लैक बॉडी के साथ में उसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टीफन्स लॉ। हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे सब मिलके, स्टीफन्स लॉ। अच्छा, स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, पहले जनरल बात समझते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी ना लेके कोई भी एक नॉर्मल बॉडी ली, उसके लिए जो हीट थी वो किस पे डिपेंड करी, उसके एरिया पे डिपेंड करी। बोल हाँ या ना। कल ही जस्ट ट्यूटोरियल नंबर 13 में मैंने बताया, जो हीट थी वो उसके टाइम के साथ में डिपेंड करी। जितना एरिया उतनी ज़्यादा हीट, जितना टाइम उतनी ज़्यादा हीट। जब मैंने इन दोनों को बराबर लिखा तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था। जब मैंने इसको इक्वल टू किया तो मेरे पास एक एमिसिव पावर आ गई थी। एमिसिव पावर को मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है, मैंने इस एमिसिव पावर को कैसे लिखा, ऐसे लिखा। कौन सा कोई गलत काम किया भाई, क्या मैंने कोई गलत काम किया, कभी नहीं। अब बच्चों ये तो थी जनरल बात। स्टीफन्स लॉ ने क्या कहा कि एमिसिव पावर, स्टीफन ने क्या बोला कि एमिसिव पावर किसकी, नॉर्मल बॉडी की या ब्लैक बॉडी की। सर ब्लैक बॉडी की। क्यों, क्योंकि सारे कंपैरिजन हम किससे करने वाले हैं, ब्लैक बॉडी से। सो एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी is directly proportional to, is directly proportional to fourth power of its absolute temperature, its absolute टेम्परेचर। क्लियर है, उसने क्या कहा कि किसी भी ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है वो उसकी हीट, उसके एरिया, उसके टाइम के साथ साथ एक नई चीज़ और है जिस पे डिपेंड करती है, और वो नई चीज़ क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी। इस पे भी डिपेंड करेगी। और इस पे कैसे डिपेंड करेगी, ब्लैक बॉडी की पावर, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर किससे डिनोट करते हो, कैपिटल ई से। वो डिपेंड करेगी इस तरीके से, टी की पावर 4। तो एमिसिव स्टीफन ने क्या कहा कि किसी भी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर टी उसके
एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये उसने कहा। अब आपको अच्छे से पता है, अगर मैं आगे लिखूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाया एंड देन एक कांस्टेंट आया सिग्मा, एक कांस्टेंट आया सिग्मा। सिग्मा को बोला जाता है बच्चों स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा को क्या बोला जाता है, स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा को क्या बोला जाता है, स्टीफन कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा क्या क्या है, स्टीफन कांस्टेंट। इसकी यूनिट निकालो कितनी आएगी, खुद से यूनिट निकालना सीखो। इसकी यूनिट, पहले इसकी वैल्यू बता देता हूँ, 5.6 इंटू 10 की पावर -8 इसकी यूनिट। अच्छा यूनिट क्या आएगी, एमएसयू पावर अपॉन टी की पावर 4, एमएसयू पावर अपॉन टी की पावर 4। सो जूल अपॉन सेकेंड इंटू केल्विन की पावर 4, जूल अपॉन सेकेंड इंटू केल्विन की पावर 4, ये इसकी यूनिट आ गई। अच्छा सॉरी मीटर स्क्वायर भी है क्या, किलोमीटर स्क्वायर, जूल अपॉन सेकेंड मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4, या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, के की पावर 4, ये स्टीफन कांस्टेंट आ गया। तो ये था स्टीफन्स लॉ, ये था स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन ने क्या कहा कि उसके एमिसिव पावर उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम ये तो था स्टीफन्स लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ हमारे लिए काम आने वाली टर्मिनोलॉजी को बना लेते हैं। जैसे कि इसकी रेडिएटिंग हीट कितनी होगी या रेडिएटिंग इसकी एनर्जी कितनी होगी। किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए रेडिएटिंग एनर्जी कितनी होगी। ओके बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये तो था स्टीफन लॉ, ये तो क्या था स्टीफन लॉ। अब मैं अपने अकॉर्डिंग किसी नॉर्मल बॉडी के लिए या किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए किस तरीके से स्टीफन लॉ को अप्लाई कर सकता हूँ, या कहाँ तक उसकी किस तरीके से स्टीफन लॉ को मैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे मुझे अप्लाई करना है। तो अगर मैं बात करूँ फॉर नॉर्मल या फॉर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बॉडी किसकी बात करते हैं, किसी भी जनरल बात कर रहे हैं। अब क्या लेने वाले हैं, ये तो था स्टीफन लॉ। अब हम बात करेंगे जनरल केसेस की। जनरल केस की बात करें बच्चों तो सुना, जनरल केस के लिए थोड़ी सी बात यहाँ करते हैं हम। जनरली मैंने आपको बताया था एमिसिविटी, क्या बताया था, एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या थी, किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर अपॉन ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, यही था। किसी भी जनरल बॉडी की एमिसिव पावर और ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, इन दोनों का रेशियो क्या था, एमिसिविटी। तो यहाँ से अगर मैं उस बॉडी के लिए एमिसिव पावर का फॉर्मूला निकालूँ तो ये लिख सकता हूँ क्या, खुद बताना, ये लिख सकता हूँ, क्लियर है, ये लिख सकते हो। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी एमिसिव पावर इज एप्सिलॉन ई, ऐसा लिख सकते हैं, एमिसिव पावर इज इक्वल टू एप्सिलॉन यानी एमिसिविटी इंटू ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, ये लिख सकते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला और आ सकता है, क्या, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4, ये भी तो हो सकता है, क्लियर है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एमिसिव पावर इधर से भी दी जा सकती है। अगर बच्चों बात करूँ, ये बॉडी ऐसे एनवायरनमेंट में रखी हुई हो, मान लो ये बॉडी रखी हुई है, ये सराउंडिंग है, ये क्या है, सराउंडिंग है। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T0, और जिस एटमॉस्फेयर में बॉडी रखी हुई है उसमें बॉडी का टेम्परेचर है T। तो यहाँ पे इसको
ऐसा भी लिखा जा सकता है, एमिसिव पावर इज एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर दिस। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो हुई एमिसिव पावर की बात। ये तो क्या हुई, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एमिसिव पावर की बात। अगर मैं बात करूं रेडिएटेड एनर्जी, अगर मैं बात करूं रेडिएटेड एनर्जी के लिए, एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी, ओके, रेडिएटेड एनर्जी। अच्छा बच्चों, रेडिएटेड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q, ऐसे लिखा था मैंने, याद है? Q इज इक्वल टू एमिसिव पावर E एरिया एंड टाइम, ऐसे लिखा था, याद है? एमिसिव पावर का फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऐसा निकालना सिखाया था। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फिर लिखा था Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फिर दोनों को एक साथ लिखा था, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाया था, इक्वल टू लगाया था तो एक कॉन्स्टेंट साथ में आया था जिसका नाम E था, ऐसा फॉर्मूला लिखा था। अब बच्चों आपको पता है कि इस स्मॉल e की वैल्यू क्या है? दिस। तो स्मॉल e की जगह मैं क्या लग सकता हूँ? दिस। तो इस स्मॉल e की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों? स्मॉल e, ये स्मॉल e की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज सिग्मा t की पावर 4, और ये यहाँ पे क्या है? एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम, ख़त्म। ये लो, अब यहाँ से देख लो आप कि ये जो रेडिएटेड एनर्जी Q है ये किस किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, ये टाइम पे भी डिपेंड कर रही है, और अब ये साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। ये इम्पोर्टेंट बात, इस पर, इस वाले पैटर्न पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि Q आपको 2 बार Q दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, टेम्परेचर का रेशियो पूछ लेगा, टेम्परेचर के बारे में बता देगा, रेडिएटेड एनर्जी का रेशियो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस, अगर रेडिएटेड एनर्जी की जगह बात करूँ रेडिएटेड पावर की, बच्चों किसकी बात करें? रेडिएटेड पावर की बात कर लो, रेडिएटेड पावर। पावर का फॉर्मूला बोल, P इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। पावर का फॉर्मूला बोलोगे तो क्या आएगा? P इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। Q ये है, इसे डिवाइड कर दो, P इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। Q कितना है? ये एप्सिलॉन सिग्मा t की पावर 4 a इंटू स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी, t से t कट। सो फाइनली पावर कितनी मिली आपको? एप्सिलॉन सिग्मा t की पावर 4 इंटू ए, एप्सिलॉन सिग्मा t की पावर 4 इंटू ए। ये है आपके रेडिएटेड पावर। तो अगर रेडिएटेड पावर के बारे में बात करें तो रेडिएटेड पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो रेडिएटेड पावर भी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? T की पावर 4, T की पावर 4 की फॉर्म में। अगर बात करें एरिया पे तो एरिया पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, ठीक है? टाइम का यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, एप्सिलॉन भी फिक्स है और सिग्मा की वैल्यू भी फिक्स है। तो ये सारी बात थी जनरल बॉडी के लिए, ये सारी बात थी किसके लिए? जनरल बॉडी के लिए। तो ये कोई मैंने नया रिजल्ट नहीं निकाला है बच्चों, इसी फॉर्मूले में बस मैं इधर से उधर वैल्यू पुट की और जनरल फॉर्मूला आपके सामने निकाला। अब बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे कि पिछले काफ़ी सालों से आप ले लो, जेई मेंस ले लो, नीट ले लो, एम्स ले लो, उन पर ये इन रिज़ल्ट पर, ये जो रिज़ल्ट निकाले ना आपने, इन रिज़ल्ट पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको 2 पावर दे देगा, एक बार इस टेम्परेचर के लिए पावर इतनी है, सपोज 273 डिग्री सेल्सियस पर इतनी पावर है, तो 280 डिग्री सेल्सियस पर कितनी पावर होगी? तो ये रेशियो निकालो। अब क्या दिक्कत है यार, ठीक है? तो इन रेशियो के ऊपर काफ़ी सारे रिजल्ट पूछे जाते हैं। स्टीफन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं के क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको एक बल्क अमाउंट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पे, इन रिजल्ट से रिलेटेड, दिस इन रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उन्हीं में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। तब तक आप यहाँ तक कॉपी कीजिए इसे।
हो गया बच्चों कॉपी। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम, जिसे पूरा स्टीफन लो एक ही लेक्चर में हमारा क्या है क्लियर हो जाएगा। बच्चों हर एक लॉज के लिए हमने अलग अलग लेक्चर, सेपरेट लेक्चर प्रिपेयर किए हैं। उसका मेन मोटो यही है कि आपके हर एक लॉज जो है वो क्लियर हो जाए और आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस इन लॉज पर बन सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं स्टीफन लॉ पर बेस्ड पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज पहला क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये किसी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कितना इजी है वो समझना। वो ये कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी बॉडी रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, ये कुछ हीट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करती है। ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी इमेजिव पावर कितनी है? कैपिटल ई। मतलब ये क्या है? एक ब्लैक बॉडी है। ये क्या है? एक ब्लैक बॉडी है और T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसकी इमेजिव पावर कितनी है? कैपिटल ई। सिमिलरली अचानक से मैं इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। मतलब इसमें क्या कर देता हूँ? आग लगा दी। आग लगाई मैंने तो इसका टेम्परेचर बढ़ बढ़ के कितना हो गया? मान लो 273 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? 273 डिग्री सेल्सियस। इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अब कितना हो गया? T इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। अब वो पूछता है कि नाउ व्हाट विल बी देयर, नाउ व्हाट अफेक्ट ऑन एमिसिव पावर। कहने का मतलब ये कि अब जो एमिसिव पावर है वो कितनी होगी? पहले से कम होगी, ज़्यादा होगी, कितना उस पर इफेक्ट पड़ेगा? अब वो हमें चेक करना है। तो मुझे सिंपल सी कहानी याद है कि एक तो देखो उस क्वेश्चन ने स्टार्टिंग से ही आपको हिंट दिया है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो उसने स्टार्टिंग से ही आपको हिंट दिया हुआ था बच्चों। ठीक है, उसने हिंट क्या दिया हुआ था? आपको पता है ब्लैक बॉडी है, आपको पता है एमिसिव पावर और टेम्परेचर की बात हो रही है, तो डायरेक्टली आपको क्या लगाना है? स्टीफन लॉ। बिना रुके, रुकना ही नहीं है, किसी का नाम ही नहीं लेना भाई साहब। क्या लगाना है? सीधा स्टीफन्स लॉ। और स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है कि ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। खाता हटा 7 की घटा। क्लियर है? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। अब यहाँ पे दो केस हैं, E1 अपॉन E2। सो टेम्परेचर की पावर 4, सॉरी ओए फर्स्ट अपॉन T2 फर्स्ट। क्लियर है? E1 कितना? कैपिटल ई। E2 कितना? वो निकालना है सर। E2 कितना? वो निकालना है सर। टेम्परेचर रख देते हैं 0/273। टेम्परेचर कितना रखते हैं? 0/273। सो 0/0, 0 समथिंग कुछ, फाइनली सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। लेकिन गधों ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा काम किस में होता है? ब्लैक बॉडी में, केल्विन में। जितने भी लॉज पास हुए वो किसके लिए पास हुए? केल्विन के लिए। तो आप 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो गया? 273 केल्विन। ये सेल्सियस में है, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 273 इंटू 2 केल्विन। भाई 2 बार 273 हो गया ना, तो 2 इंटू 273 लिखा। ठीक है, अब कर दो इसको सोल्व। E1 अपन E2 इज इक्वल टू T1 कितना? 273 केल्विन। ओके सर। अच्छा T2 कितना? 273 प्लस 273, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स ऑफ 73। 2 टाइम्स ऑफ 273। इसकी होल पावर कितनी? 1/4। सॉरी भाई गलती हो गई भाई, माफ़ कर दो। इसकी पावर कितनी? 4। सोल्व करो।
स्पेस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। तो E1 अपॉन E2 का आंसर कितना आ जाएगा? E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा बच्चा? 273 से 273 काट, 1 अपॉन 2 की होल पावर 4, तो ये बनेगा 1 अपॉन 16। सो फाइनली E2 इज इक्वल टू 16 टाइम ऑफ E1, और E1 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल E। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 16E। यानी कि जैसे ही आपने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही आपने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी एमिसिव पावर भी बढ़ गई। और कितना बढ़ गई? 16 टाइम। पहले से कितना हो गई वो? 16 टाइम्स हो गई। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? पहले से 16 टाइम हो गई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया सर। इतना इजी क्वेश्चन आता है तो मैं तो अभी के एग्जाम क्लियर कर लूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं यार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़ा सा पावर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पावर से रिलेटेड। मैं पावर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है वो, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ क्या? परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है सर। देखिए आप क्वेश्चन देखो। इसको मैं लिख देता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ? लिख देता हूँ, है ना? चलो बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए आप। अ स्पेरिकल ब्लैक बॉडी, मैं एक बार कलर देख लेता हूँ सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, विजिबल है या नहीं है। अच्छा विजिबल है क्या? बिल्कुल सही विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अ स्पेरिकल बॉडी विद अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। रेडिएट्स 450 वोट एट इतना केल्विन इफ रेडियस इज हाफ। पहले क्या कह रहे हो कि एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, तो वो 450 वोट की पावर रेडिएट करती है। कब? उसका टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन। सेकंड टाइम मैंने क्या किया? रेडियस हाफ कर दी और टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया। तो बताओ कि उसकी नई पावर क्या होगी? मतलब पहले अगर 450 वोट थी तो अब उसकी पावर कितनी होगी? पावर को, रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला क्या था भैया? पावर इज इक्वल टू क्या था? सिग्मा ए टी की पावर 4। यही सिग्मा ए टी की पावर 4। सिग्मा आपका कांस्टेंट है, सिग्मा आपका कांस्टेंट है। पावर किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया और टेम्परेचर पे। एरिया और टेम्परेचर पे। बॉडी कैसी है? स्पेरिकल है। बॉडी कैसी है? स्पेरिकल है। स्पेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो एरिया कितने पे डिपेंड किया? डायरेक्टली आर स्क्वायर पे, ठीक है? पहले आर थी, अब कितनी कर दी? r/2 कर दी। तो एरिया कितना हो जाएगा? पहले से, पहले कितनी थी? मान लो पहले कितनी थी? आर स्क्वायर। अब कितनी हो गई? r/2 का होल स्क्वायर। अब कितनी हो गई? r/2 का होल स्क्वायर। पहले से कितनी हो गई? आधी हो गई। तो अब जो नया एरिया आएगा वो कितना बन जाएगा? पहले वाले एरिया से 1/4 बन जाएगा। भाई आपको पता है एरिया किस पे डिपेंड करता है? आर के स्क्वायर पे। आर को डबल करोगे तो एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। उसी तरह आर को 1/2 करोगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा। तो एरिया पहले से क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो एरिया क्या हो जाएगा? पहले से 1/4 हो जाएगा। क्या दिक्कत है भैया? एरिया पहले से कितना हो जाएगा? 1/4। टेम्परेचर कितना कर दिया? डबल कर दिया। सो ये हो गया आपका पहला केस। अब हो गया आपका डबल। सो सिग्मा A/4, ओके। पहले कितना था? सिग्मा A T की पावर 4। माना जो नई पावर है उसमें एरिया कितना हो गया? पहले से 1/4 हो गया। 1/4 हो गया। कैसे पता चला? आपने रेडियस क्या कर दी? हाफ कर दी। टेम्परेचर कितना किया? डबल कर दिया। तो पहले T था, अब 2T हो गया। वैल्यू बाद में पुट करेंगे, वैल्यू अपन बाद में पुट करेंगे, अभी से कॉम्प्लेक्स नहीं करना। आपको क्या निकालनी है? नई पावर निकालनी है। तो सीधा सीधा रेशियो ले लो। P' इज इक्वल टू सिग्मा A/4 2T/4, ओके। अगेन सिग्मा A T की पावर 4। कट पिट करके क्या आया? सिग्मा सिग्मा कट, ऐसे कट, T से T, T की पावर 4 से T की पावर 4 कट। यहाँ क्या बच गया?
1/4 नीचे और ये 2 की पावर 4। सो फाइनली P डैश अपॉन P आपको कितना मिला, ये कितना बन गया 4। सो फाइनली P डैश जो नई पावर है वो पहले वाली पावर की 4 टाइम्स हो जाएगी। जो नई पावर है वो पहले वाले पावर की कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। सो दैट इज 4 × 450। पहले पावर कितनी थी 450 वोल्ट, पहले कितनी थी पावर 450 वोल्ट, 450 वोल्ट। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 1800 वोल्ट। तो अगर आप टेम्परेचर पहले से डबल कर दोगे और रेडियस हाफ कर दोगे तो टेम्परेचर जो नई पावर है वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। जो नई पावर है वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। खत्म 1800 वोल्ट। कौन सा इजी कौन सा हार्ड लगा ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है जो आपने सोल्व किया। कोई हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं, बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। मेनली आपको क्या पता होना चाहिए, मेन इसका रिजल्ट पता होना चाहिए। चलो यहाँ तक कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ बच्चों तब तक। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है इफ टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी, इफ टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। पहले से कितना कर दिया, उसका टेम्परेचर 50% कर दिया है, तो उसकी एमिसिविटी में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। मान लो, सुनो, मान लो पहले उसकी पावर कितनी थी, उसका टेम्परेचर कितना था T, इसमें आधा % और बढ़ा दिया, यानी कि उसमें 1/2 और ऐड कर दिया। उसमें मैंने क्या किया 1/2 और ऐड कर दिया। तो फाइनली जो नया टेम्परेचर T डैश मिला वो कितना मिला 3/2 ऑफ T। फाइनली जो नया टेम्परेचर मिला वो कितना मिला 1.5 ऑफ T। पहले कितना था T, अब आधा और बढ़ा दिया, मतलब 50% और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 1.5, तो 3/2 ऑफ T ये हो गया। अब आपको अच्छे से पता है कि एमिसिव पावर टेम्परेचर के साथ में कुछ इस तरीके से रिश्ता रखती है, बोल हाँ या ना, क्लियर है। अब आपको अच्छे से पता है कि E1/E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4/T2 की पावर 4। क्लियर है, बोल, सॉरी, डायरेक्टली इक्वल टू। ओके, अब मान लो पहले कितनी थी E, पहले कितनी थी E, पहले कितनी थी E, नेक्स्ट हो गई E डैश। पहले टेम्परेचर कितना था T, अब कितना हो गया 3/2 T की पावर 4, इसकी भी पावर 4। यहाँ से E डैश की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, यहाँ से E डैश की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। तो फाइनली ये क्या बनेगा आपका, लगभग ये आएगा आपके 5T की पावर 4। तो नया जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, पहले का 5 गुना हो जाएगा। नया जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्टली ऐसे मत लिखो, इसको ऐसा लिख लेते, चलो ऐसे ना करो, इसको ऐसे कर लो कि T की पावर 4 जब टेम्परेचर 3/2 ऑफ T हो जाता है, पहले से कितना हो जाता है 1.5 गुना, मतलब कितना 50% ज़्यादा, यानी 3/2 की T की पावर 4। इसको सोल्व करो तो नया जो टेम्परेचर है वो क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। 3/2 का होल पावर 4 कितना होता है, अप्रोक्स 5। 3/2 का होल पावर 5 कितना होता है, अप्रोक्स 5, और T की पावर 4 एज इट इज़। अब मुझे क्या करना है, इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, किसमें, एमिसिव पावर में। अब परसेंटेज चेंज का मनी नया माइनस पुराना अपॉन पुराना। मान लो नई पावर कितनी है E डैश, पुरानी कितनी E अपॉन दिस। इसी तरीके से टेम्परेचर के लिए भी निकालो, इसी तरीके से टेम्परेचर के लिए भी निकालो, इनटू परसेंटेज चेंज निकालना है ना, इजिकल टू नया टेम्परेचर कितना 5 × T की पावर 4, पुराना T की पावर 4 अपॉन T की पावर 4 इनटू परसेंटेज चेंज करते जाओ। सो दिस माइनस दिस अपॉन दिस परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो गया, ये दिस 4
इंटू 100, यानी कि एमिसिव परसेंट में परसेंटेज चेंज कितना आया 400%। कितना आया 400%। कॉपी करो इस क्वेश्चन को, नया क्वेश्चन करते हैं। हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल नहीं है, बस उसका एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है बच्चों, स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है। ये क्या है, आइडियल ब्लैक बॉडी है। ये क्या कर रही है, हीट रेडिएट कर रही है। सर मजाक थोड़ी चल रहा है, क्या कर रही है, हीट रेडिएट कर रही है। कितने डिग्री पे, 300 केल्विन पे। कितने पे, 300 केल्विन पे। मान लो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। जब ये स्टार्टिंग में इस पर कितने इंटेंसिटी का, इस पर कितना इंटेंसिटी का रेडिएशन हो रहा था, मान लो कि इस पर स्टार्टिंग में I इज इक्वल टू 912 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी से रेडिएशन इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। इस पर कितना हो रहा है, I इज इक्वल टू 912 वॉट पर मीटर स्क्वायर की स्पीड से की इंटेंसिटी से इस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, और ये सब काम का हो रहा है स्टडी स्टेट में। कहाँ हो रहा है, स्टडी स्टेट में हो रहा है। तो आपको निकालना है इस बॉडी का टेम्परेचर, आपको निकालना है इस बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो मुझे स्टेडी स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, फॉर स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है I इंटू पाई आर स्क्वायर, I इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब ऊपर वाला एरिया एक सर्किल टाइप एरिया, मतलब ये इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए गिर रही है, तो टोटल एरिया में कितनी गिरेगी, पाई आर स्क्वायर। तो जितनी इंसिडेंट हुई है उतनी ही ब्लैक बॉडी में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। जितनी इंसिडेंस हुई है उतनी ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो I इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी। मान लो इसकी सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है, T नॉट, और इस बॉडी का टेम्परेचर है T जो मुझे फाइंड करना है। इस बॉडी का टेम्परेचर है T जो मुझे फाइंड करना है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, T नॉट। सो T की पावर 4 माइनस T की नॉट की पावर 4। दिस A की वैल्यू कितनी है, स्पेरिकल एरिया है, बॉडी कैसी है, स्पेरिकल है, स्पेयर है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक की जगह रखो, तो नई कंडीशन क्या बन जाएगी आपके, I पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर T की पावर 4 माइनस T नोट की पावर 4। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन, मैं तो भूल ही गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट, आपको क्या निकालना है, T4। तो फाइनली I अपॉन ये सिग्मा को इधर लेके आ जाओ, सिग्मा इंटू 4, और यहाँ क्या बच गया, T की पावर 4 माइनस T नोट की पावर 4। I की वैल्यू रखो 912, अब वैल्यू पुट करते हैं, T की पावर 4 माइनस T नोट की पावर 4 इज इक्वल टू, I की वैल्यू रखो 912 912 अपॉन सिग्मा की वैल्यू आपको पता है 5.3 इंटू 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 4 इज इट इज 4। T नोट की जगह क्या रखेगा, 300 केल्विन। T नोट की जगह क्या रख देंगे, 300 केल्विन रखो, 300 केल्विन, 300 की पावर 4। सोल्व कर लो, तो फाइनली आपको मिल जाएगा T की पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 81 इंटू 10 की पावर 4 प्लस, इसको मैंने क्या कि इसको कन्वर्ट करके इधर लेके आया, तो ये माइनस का किस में हो गया, प्लस में, और जब होल पावर 4 सोल्व किया तो 3 की पावर 4 81 और 100 की पावर 4 कितना हो गया, 10 की पावर 4, दैट इज
इस सब को सोल्व किया तो आंसर आएगा 40 इंटू 10⁴। इस सब मटेरियल को सोल्व किया तो आंसर कितना आना चाहिए 40 इंटू 10⁴। ऐड कर दो आराम से, कितना हो गया ये 121 इंटू 10⁴। अराउंड कुछ ऐसा आ रहा है 121। सॉरी बच्चों, 2 है ना, 8 10⁸, दैट इज 10⁸। तो फाइनली आंसर आएगा आपका ये। जब इसको सोल्व करोगे टेम्परेचर की वैल्यू निकालोगे, टेम्परेचर आएगा 121 इंटू 10⁸ की पावर 1/4, और ये बन जाएगा आपका लगभग इसका आंसर आएगा आपके 3, लगभग अप्रोक्स आएगा 330 केल्विन। इसका आंसर कितना आ जाएगा जब 1/4 करोगे तो 330 केल्विन। और ये बच्चों ये क्वेश्चन था आईआईटी का क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि I इंटू पाई स्क्वायर इजिकल टू दिस, कि जितनी इंटेंसिटी गिर रही है पूरे एरिया में उतनी ही इंटेंसिटी उसको एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, एमिसिव हो जाएगी, सॉरी। तो जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। दिस फॉर्मूला। ओके, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, टॉपिक का। हो गया बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, वो भी कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे बेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने आपको क्या किया है बच्चों, अभी तक के स्टीफन कांस्टेंट पर आने वाले सभी पैटर्न के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। पावर के रिलेशन में कैसे आ सकता है, जो मतलब रिजल्ट निकाले हैं हमने उस पर कैसे आ सकता है, वो भी चीज़ मैंने आपको सिखा दी। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको 3 पैरेलल प्लेट्स दी हुई है। क्या दी हुई है, 3 पैरेलल प्लेट दी हुई है। मान लो इसको कहीं से, और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, ये जो प्लेट है ये क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। मान लो इसका टेम्परेचर है 3T और इसका टेम्परेचर है 2T। एक का टेम्परेचर है 3T, दूसरे का टेम्परेचर है 2T, ठीक है। ये सारा सिस्टम किस में रखा हुआ है, स्टेडी स्टेट में। फिर से वही क्वेश्चन, ये सारा सिस्टम किस में रखा हुआ है, स्टेडी स्टेट में रखा हुआ है। क्लियर है चीज़, सारा सिस्टम किस में रखा हुआ है, स्टेडी स्टेट में रखा हुआ है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस मिडल वाली प्लेट का टेम्परेचर निकालना है, इस मिडल वाली प्लेट का टेम्परेचर निकालना। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि 3 पैरेलल प्लेट रखिए, तीनों बिल्कुल ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। अगल बगल वाली प्लेट्स का टेम्परेचर 3T और 2T है। पूरा सिस्टम स्टेडी स्टेट में रखा हुआ है, तो आपको निकालना है मिडल वाली प्लेट का टेम्परेचर। आपको क्या निकालना है, मिडल वाली प्लेट का टेम्परेचर। उसने क्या कहा, स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि मिडल वाली प्लेट से जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही हीट रिलीज भी होगी। मान लो Q अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, तो Q अमाउंट ऑफ हीट ही ये मिडल वाली प्लेट रिलीज करेगी। सो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय मिडल प्लेट will equal to released heat by it। मतलब मिडल वाली प्लेट ने जितनी हीट एब्जॉर्व करी है बच्चों, उतनी ही हीट ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब लगा दो आप कंसेप्ट। ओके, अब बात करते हैं इससे निकलने वाली, इस पर पहले बात करते हैं कितनी हीट इस पर गिर रही है, इस मिडल वाली प्लेट पर कितनी हीट इस पर एब्जॉर्ब कर रही है ये मिडल वाली प्लेट, वो बताते हैं। सो Q ऑफ एब्जॉर्प्शन मिडल वाली प्लेट। मेरे आपको स्टार्टिंग में या लेक्चर नंबर 13 में बताया था कि अगर किसी भी प्लेट पर कोई रे गिर रही है Q, है ना, तो यहाँ से जो निकलेगी बच्चों, इस 3T वाली हीट से, प्लेट से जितनी हीट निकलेगी वही हीट इस पर गिरेगी।
जितनी हीट इससे निकल रही है वही हीट इस मिडल वाली प्लेट पे गिरेगी। तो पहले अगर मुझे ये पता लग जाए कि यहाँ से कितनी हीट निकल रही है तो पता लग जाएगा। तो चलो मान लो यहाँ से एमिसिव पावर है 3T, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा ए 3 इंटू टी की पावर 4 या 3 इंटू टी की पावर, सिग्मा ए इंटू 3T की पावर 4। इससे कितनी हीट निकल रही है, सिग्मा ए इंटू 3T पावर 4, खत्म। या इसको ले लेते ना 3 इंटू, अब ठीक है, क्लियर है, ओके ठीक है सर। अच्छा बच्चे ये कितनी हीट निकाल रहा होगा, अब सुनना, मिडल वाली प्लेट की बात करते हैं। इसको मैंने ऐसे रख दिया, मान लो इसने हीट कितनी एब्जॉर्व करी, इतनी, कितनी एब्जॉर्व करी, सिग्मा ए 3T की होल पावर 4, इतनी हीट एब्जॉर्व करी। अच्छा अगर मैं जनरली बात करूं इस T डैश टेम्परेचर को लेके, तो ये कितनी हीट निकाल रहा होगा बच्चों, ये कितनी हीट निकाल रहा होगा सर, सिग्मा, देखो सुनना समझना क्वेश्चन को, इस मिडल वाली प्लेट पर कितनी हीट गिर रही है, सिग्मा ए 3T की पावर 4, ठीक है, सिग्मा ए 3T की पावर 4, इतनी हीट इस पर गिर रही है। और निकल कितनी रही है, सिग्मा ए टी डैश की पावर 4, निकल कितनी रही है, सिग्मा ए टी डैश की पावर 4, गिर रही है इतनी, निकल रही है इतनी, तो इसने कितनी एब्जॉर्व करी, दिस माइनस दिस। मान लो गिरी Q, निकल रही है QT, तो एब्जॉर्व कितनी करेगा, एब्जॉर्व कितनी करेगा, QA इज इक्वल टू जितनी गिरी उसमें से जितनी ट्रांसमिटेड हुई वो माइनस कर दो। मान लो 100 रेडिएशन गिराई और 60 इसने निकाल दी, तो कितनी एब्जॉर्व हुई सर, 40। 100 रेडिएशन गिराई बच्चों और 60 इसने वापस से निकाल दी, तो कितनी एब्जॉर्व हुई, 40 एब्जॉर्व हुई। 40 कैसे आया, इंसिडेंट माइनस ट्रांसमिट। इंसिडेंस कितना, सिग्मा ए 3T की पावर 4, ट्रांसमिट कितना, सिग्मा ए टी डैश की पावर 4, तो एब्जॉर्व कितना, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये एब्जॉर्व पावर हो गया, ठीक है। सिमिलरली इधर ट्रांसमिट आ जाएगा, इधर से कितनी निकल रही है, सिग्मा ए 2T की पावर 4, इधर कितनी है, सिग्मा ए 2T की पावर 4, इसको सोल्व कर लो, तो दिस बन जाएगा दिस T डैश की पावर 4 माइनस सिग्मा ए 2T की पावर 4, यही हो जाएगा, सोल्व करो तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए T डैश की पावर 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, सिग्मा ए 3T की होल पावर 4 प्लस 2T की होल पावर 4, सिग्मा ए से सिग्मा ए कट, T डैश की होल पावर 4, ये कितना बन गया, 981, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू टी की पावर 4 प्लस ये कितना हो गया, 4 4 16 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये, टी डैश की होल पावर 4, 81 और 60 116 कितना हो गया ये, 7 9/2 इंटू टी की पावर 4, ठीक है। तो फाइनली टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 97/2 का 1/4 इंटू टी। तो इस मिडल वाली प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा, इतना होगा, तो मिडल वाली प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा, दिस। तो ये था बच्चों आपका स्टीफन लॉ। ये क्वेश्चन कोई इजी क्वेश्चन था, सॉरी कोई हार्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, सिर्फ आप कंसेप्ट ये लगाना था कि कितनी हीट एब्जॉर्व होगी, कितनी हीट वो इमिट करेगा, वो आपको आना चाहिए, तो मैंने आपको सिखा दिया। तो क्या बच्चों आपको स्टीफन लॉ समझ में आया तो कैसा आया, कितना आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टीफन लॉ के ऊपर जितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ की, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग रखते तो कैसा होता, तो हीटिंग में भी पढ़ेंगे, कूलिंग में भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ हम वहाँ सोल्व करेंगे। स्टीफन लॉ के ही नेक्स्ट पार्ट है वो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड है, स्टीफन लॉ पे, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन
लो पर मैंने उसको हमने उसको डिराइव किया है, किस तरीके से उसका डेरिवेशन है, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।